प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, अगर मैं बात करूं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी अगर बच्चे में कोई भी डेवलपमेंटल डिलेज हैं या डिलेड माइलस्टोन्स हैं। तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे हम बच्चों को एक करेक्ट ट्रैक पे, सही समय पे, सही ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं। तो इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, इंडिया में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है और मोस्टली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इसको यूज नहीं करते हैं बिकॉज इट्स लाइक अ न्यू थिंग। तो अभी इसका इतना प्रमोशन और इतना नॉलेज इंडिया में नहीं है। बट अगर मैं बात करूं, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स के साथ हम बच्चों के साथ काम करेंगे तो बच्चों में डेवलपमेंट आएगी, उनके सेंसरी इश्यूज बहुत जल्दी डाउन आएंगे। तो दिस इज द होल सीरीज वी आर डूइंग, जहां पर मैं डिफरेंट डिफरेंट रिफ्लेक्सेस के बारे में डिटेल्ड वीडियो में आपके साथ कैसे उसको असेस करना है, कैसे उसको इंटीग्रेट करना है, उस सब पर डिटेल्स लेकर आ रही हूँ। आई होप दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। सो आज की हमारी वीडियो है STNR रिफ्लेक्स। इट इज सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। तो आज हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो STNR जो है एक पोस्चरल रिफ्लेक्स भी है और सबसे बड़ी बात STNR की क्या रहती है कि ये बर्थिंग के टाइम पे, जेस्टेशन टाइम पे इमर्ज नहीं होता है, उस टाइम प्रेजेंट नहीं होता है। बिकॉज अभी जो हम लोगों ने प्रीवियस जितने भी रिफ्लेक्सेस कवर किए हैं वो सब बर्थ के टाइम पे भी बच्चे में होते हैं और वो धीरे धीरे इंटीग्रेट होते हैं। बट STNR की अगर मैं बात करूं, ये इमर्ज होता है, ये कब आता है? जब बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट करने वाला होता है एट द एज ऑफ 6 to 9 मंथ। तो 6 to 9 मंथ की एज में ये आता है और मैच्योर कब होता है, जाता कब है? बाय द एज ऑफ 11 मंथ to 1 ईयर। ठीक है, तो दिस इज वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स STNR और इस पीरियड में ही इसका सारा काम होता है। तो क्रॉलिंग स्टार्ट करने वाला होता है बच्चा, क्रॉलिंग में हेल्प करता है STNR रिफ्लेक्स और 11 मंथ की एज में इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। अगर उससे लॉन्ग रहता है तो देयर आर सम इश्यूज। अब STNR का क्या सीक्वेंस बॉडी पोजीशन रहती है कि वो क्रॉलिंग में कैसे हेल्प करता है कि बच्चा स्फिंक्स पोजीशन में बैठना स्टार्ट करता है। स्फिंक्स पोजीशन क्या होती है कि बच्चे ने इस तरह से ऊपर नेक किया, हैंड स्ट्रेट, हैंड्स आर स्ट्रेट ऑन द फ्लोर, ठीक है, और स्ट्रेट, और वो इस पोजीशन में, देखिए इस पोजीशन में इस तरह से आता है। दिस इज स्फिंक्स पोजीशन और ये STNR इसको हेल्प आउट करता है कि स्फिंक्स पोजीशन में आने में ऐसे नेक अप तो ऐसे और नेक डाउन होगी तो हैंड ऐसे हो जाएंगे और लेग स्ट्रेट हो जाएगी। तो दिस इज STNR में जो आप देखेंगे जो भी मोशन कंट्रोल है वो नेक से रिलेटेड है। नेक अप तो हैंड स्ट्रेट, नेक डाउन तो एल्बो जो है उसके मुड़ जाएंगे, मतलब बेंड हो जाएंगे। तो दिस इज द मोशन कि अप स्ट्रेट डाउन बेंड। ठीक है, तो अब ये इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट है। मैंने अभी प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपको कमांड आया एकदम से एंड जैसे ही नेकअप होगा और उसके हैंड स्ट्रेट होंगे ही होंगे। दिस इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट। तो अब बाय द एज ऑफ 11 मंथ अगर ये फिर भी रहेगा तो बच्चे को बहुत सारे इश्यूज होंगे क्योंकि उसका अपना कंट्रोल ही नहीं रहेगा कि हेड अप हुआ और उसके हाथ एकदम से सीधे हो जाने चाहिए। तो ऑब्वियसली आप अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं। अब STNR क्या और क्या पर्पस होता है? देखिए, सिमेट्रिकल, नाम से ही पता चल रहा है कि बॉडी की दोनों साइड्स में सिमेट्री बनाना, इकट्ठे वर्क करने में हेल्प करना इस रिफ्लेक्स का एक और मेन पर्पस होता है। ठीक है, तो सिमेट्री बनाता है और दोनों साइड्स को इकट्ठे वर्क करने के लिए हेल्प आउट करता है, तो जिसकी वजह से बच्चे क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है कि अगर ये इंटीग्रेट नहीं होता है विद द टाइम ऑफ 11 मंथ और मैक्सिमम 1 ईयर तो व्हाट विल हैपन? हम लोग कई बार देखते हैं बहुत सारे बच्चे क्रॉलिंग करते ही नहीं है, क्रॉलिंग ही नहीं करते, वो टमी टाइम पे आया और सीधा वॉक करना ही स्टार्ट कर देते हैं। अगर क्रॉलिंग भी नहीं करते तो व्हाट हैपन? वो
पेट के बल ही घिसड़ते रहेंगे, या फिर क्रॉलिंग करेंगे तो वो प्रॉपर क्रॉलिंग नहीं करेंगे, किसी जैसे लेग से जंप करेंगे, ठीक है, जंपिंग मोशन में क्रॉल करेंगे, तो क्रॉलिंग उनकी प्रॉपर नहीं होगी, कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे। तो दिस इज द बिगेस्ट साइन कि आपका एसटीएनआर बच्चे में रिटेन्ड है और बच्चे को इश्यू है डेवलपमेंट में। हम लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, बिकॉज मेरी ही फैमिली में एक दो बच्चे हैं जिन्होंने क्रॉलिंग ही नहीं किया, और किया तो बहुत फनी वे में किया। आई यूज टू बी वेरी, मतलब मेरे को अभी भी है, आरव है, तो उसको मैं बड़ा बोलती थी यार कितना क्यूटली फ्रॉक जंप करता है ये, बट नाउ आई रियलाइज इट्स बिकॉज ऑफ एसटीएनआर, और वाकई में उसको उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज अभी तक हैं। तो वन इज दिस कि बच्चा क्रॉलिंग मिस करेगा, हिप्स के थ्रू चलना शुरू कर देगा, मतलब क्रॉल नहीं करेगा, बैठा बैठा खिसकेगा हिप्स के थ्रू, उसका बॉडी पोस्चर वीक रहेगा। बच्चे डब्ल्यू सिटिंग में, डब्ल्यू पोजीशन में, हम लोग बोलते हैं ना पैर चौड़े करके ऐसे बैठ जाते हैं बच्चे, तो वो डब्ल्यू सिटिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से उनको टोज में भी इश्यूज आएंगे, लेग जॉइंट बेंड हो जाएगा, और उसकी वजह से वॉकिंग में भी इश्यूज रहेंगे उनको। अब ये तो सारा उसका इश्यूज है। अब ये मैंने आपको बताया कि नेक से, हेड मूवमेंट से रिलेटेड है। बच्चे ने हेड अप किया, ठीक है, तो क्या हुआ, हैंड स्ट्रेट, हैंड एल्बो, नेक डाउन, सॉरी, हाँ, एल्बो डाउन, माउथ डाउन किया, तो हैंड बेंड हो गए। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, जब वो खाना खाएंगे, अब वो नीचे देखेंगे, ठीक है, खाना खाने के लिए नीचे देखना पड़ेगा, अब उनको स्पून लेना है, ठीक है, अब वो नीचे देखा तो एकदम से ऐसे हो गया उनका हाथ, और इनवॉल्यूंटरी, तो व्हाट विल हैपन, उनका स्पून में ढंग से आया भी नहीं, वो स्टेबिलिटी नहीं आई हाथ में, और नीचे देखते ही उनका एकदम से ऐसे आएगा और वो खाना नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब वो खाने के लिए ऊपर मुंह करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो उनको बड़ा कोऑर्डिनेशन मैनेज करना पड़ेगा खाना खाते हुए। दे विल बी लाइक वेरी मेसी ईटर्स, खाना बहुत गिराएंगे, और उनका हाथ मुंह में सही से नहीं जा पाएगा, और वो सेल्फ फीडिंग में उनको बहुत ज्यादा इशू आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही स्विमिंग में, साइकिलिंग में, कि जहां पर भी नीचे देखना है तो अब क्या होगा, वो बेंड हो गए, ऊपर देख रहे हैं तो हैंड स्ट्रेट हो गए। अब पता चला बॉल कैचिंग करनी है उनको, ठीक है, अब बॉल कैच करनी है, ऐसे करनी है, ठीक है, अब ऊपर से बॉल आ रही है जी, अब एकदम से उन्होंने ऐसे देखा और वो हाथ ऐसे हो गए, वो बॉल ही चली गई या लग गया उनको, तो बड़ा ही उनको इश्यू रहता है, पुअर एंड हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, पुअर बॉडी पोस्चर्स, उनके विजुअल ट्रैकिंग में इश्यू रहते हैं। विजुअल ट्रैकिंग में कैसे इश्यू रहते हैं, देखिए, एक होती है हॉरिजॉन्टल ट्रैकिंग, जिसमें मैंने एटीएनआर में बात करी थी कि बच्चे मिड लाइन क्रॉस नहीं करते हैं, आइस से भी मिड लाइन क्रॉस होती है, ठीक है। अब ये टारगेट है, अगर मैं इसको मूव करूंगी तो दे विल डू दिस, और वो सही से ट्रैक नहीं करेंगे, वो अपना हेड स्टेबल रख के आइस के थ्रू उसको ट्रैक नहीं करेंगे, क्योंकि उनको विजन यहाँ नहीं लेके जाना, इस वाली आइस से यहाँ नहीं देखना, तो उनकी विजुअल ट्रैकिंग पुअर होगी, ठीक है। ये एटीएनआर में है हॉरिजॉन्टल ट्रैकिंग, ठीक है, तो वो एटीएनआर में वीक होती है, मिड लाइन क्रॉसिंग नहीं करते हैं। एसटीएनआर में क्या होती है, वर्टिकल ट्रैकिंग, जो बच्चा वर्टिकल विजुअल ट्रैकिंग है वो नहीं कर पाता है, क्यों, अब ऊपर देखेगा तो उसको नीचे जाते हुए एकदम से इश्यू आएंगे, और उसका जो पोस्चर है वो गड़बड़ाएगा, इसलिए उसकी वर्टिकल ट्रैकिंग गड़बड़ है। वर्टिकल ट्रैकिंग गड़बड़ होगी तो व्हाट विल हैपन, कि बच्चे को रीडिंग में, अब बुक में से उसको रीड करना है सपोजिटली ऐसे पकड़ के, तो क्या होगा, अब वो ऊपर से नीचे पढ़ने में उसको दिक्कत है, शुरू की लाइंस पढ़ लिया, वो नीचे ट्रैक ही नहीं कर पा रहा है, वो या तो क्या होगा कि वो गड़बड़ा जाएंगे लाइंस पढ़ने में, इतना ज्यादा लाइंस नहीं पढ़ पाएंगे, एक लाइन छोड़ दी, दो लाइन छोड़ दी, और नीचे उनको ब्लरी विजन्स भी आएंगे। अगर मैं एसटीएनआर जिनमें रिटेन्ड रहता है, वो बच्चे शिकायत करते हैं कि क्लियर नहीं लिखा हुआ, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, या फिर उनको जो है हेडेक्स की, क्योंकि अब वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है, तो उनके पढ़ने से क्या होगा, बहुत ज्यादा थक जाएंगे, दे विल गेट वेरी टायर्ड। आप उनको थोड़ा सा पढ़ने के लिए कहेंगे, व्हेन द चाइल्ड इज 8 ईयर 10 ईयर, तो क्या होगा कि आपने उसको पढ़ने के लिए कहा और वो 2-4 लाइन पढ़ के उनको बड़ा एफर्ट डालना पड़ा, बड़ा मुश्किल से उन्होंने एक पेज बहुत मुश्किल से एंड किया, और उसके बाद वो कहेंगे बहुत हो गया, मतलब इट्स लाइक अ वॉर, लड़ाई की तरह, कि भैया लड़ाई लड़ ली, और वो इतना थक जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनको हेडेक्स भी आने लग जाते हैं। तो ये रहता है एसटीएनआर में। एक और
इशू रहता है एसटीएनआर अगर बच्चे में है? कन्वर्जेंस इशू, कन्वर्जेंस विजन इशू। कन्वर्जेंस क्या होता है? अब कोई ऑब्जेक्ट दूर है, जैसे ही वो पास आएगा दे कांट ट्रैक इट, उसको वो नहीं ट्रैक होगा और वो ब्लर, ब्लर कहते हैं ना, धुंधला धुंधला दिखेगा और वो उसको नहीं ट्रैक कर पाएंगे। यहां से है और एकदम से यहाँ आया तो दे कांट ट्रैक इट, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उनको ब्लैक बोर्ड में से चीजें कॉपी करने में बहुत इश्यू रहेगा। दूर से कोई चीज उनको प्लेइंग में, बैट बॉल या कोई भी फिजिकल टास्क परफॉर्म करने हैं, अब वो कार चला रहे हैं जी, सपोज बड़े बंदों की बात कर रही हूँ, बिकॉज दीज रिफ्लेक्सेस आर रिटेन्ड इन एडल्ट्स आल्सो, तो उनको क्या इशू रहेंगे, दे कांट ट्रैक इट, कि दूर से कुछ आ रहा है और एकदम से पास आ गया तो दे लॉस्ट ट्रैक, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो दीज आर विजुअल ट्रैकिंग इशू। एसटीएनआर में कौन कौन से ट्रैकिंग इशू हैं? हॉरिजॉन्टल ट्रैकिंग एंड कन्वर्जेंस इशू। तो विजुअल ट्रैकिंग वीक है तो रीडिंग इज मुश्किल, और बच्चे का चीजों का अवेयरनेस, स्पेशल अवेयरनेस इज वीक, कि उनको नहीं समझ में आता है कौन सी चीज कितनी दूर है, कैसे पास आई या क्या मूवमेंट आई। मूवमेंट बेस्ड उनके विजन्स में बहुत दिक्कत है, ब्लरीनेस रहती है। तो दिस इज एसटीएनआर रिलेटेड प्रॉब्लम। अब ये सारा प्रॉब्लम है, तो एक और प्रॉब्लम मेजर क्या रहती है एसटीएनआर से रिलेटेड, कि बच्चों का हाइपर एक्टिविटी रहता है। हाइपर एक्टिविटी की वो ध्यान नहीं दे पाते हैं चीज पे, क्योंकि उनका विजन में इश्यू है तो वो ध्यान नहीं दे पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, एंड जिसकी वजह से वो वॉन्डरिंग, अपनी ही दुनिया में लॉस्ट रह जाते हैं, दे कांट फोकस ऑन थिंग्स। तो इट इज वन ऑफ द मेजर सिम्टम ऑफ एडीएचडी। हम इसको लेकिन सोलली एडीएचडी के लिए नहीं कह सकते, बट दिस इज वन ऑफ द सिम्टम। तो जब भी एडीएचडी है बच्चे को, तो हमें एसटीएनआर के लिए भी चेक करना चाहिए। और लो मसल टोन रहेगी बच्चों की, लो मसल टोन, वीक मसल टोन। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी, जब भी बच्चे के बॉडी में लो मसल टोन है तो आप मान के चलिए हेल्दी माइंड और स्ट्रांग माइंड नहीं होगा, ठीक है। और वाइस वर्सा, अगर बहुत अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट है तो उतना ही स्ट्रांग बॉडी डेवलपमेंट भी रहेगा। तो दीज आर इंटर रिलेटेड। तो हमें बॉडी पे भी, अगर हम ग्रोस मोटर और फाइन मोटर पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग ब्रेन डेवलपमेंट में भी बच्चे को हेल्प कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि यार ये सारी प्ले एक्टिविटीज हैं, व्हाई शुड आई डू इट, बच्चे को तो एकेडमिक्स कराना चाहिए, मेरा बच्चा 5 साल का हो गया, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, इसी में टाइम वेस्ट करूंगी। तो यार वो पढ़ेगा कब? बट बिलीव मी, फाइन मोटर, ग्रोस मोटर उसका स्ट्रांग होगा, उसका बॉडी का मसल टोन अच्छा होगा, तो उतना ही उनका हेल्दी माइंड और ब्रेन डेवलपमेंट होगा। तो दीज आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो अगर बच्चा अटेंशन और फोकस ही नहीं है उसका, आप उसको कितना ही पढ़ा लीजिए वो नहीं लर्न कर पाएगा। पहले हमें ये सब इश्यूज पे काम करना जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट एसटीएनआर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसटीएनआर क्या है, किस पोजीशन में कैसे आता है, कब रिटेन है तो ये इश्यूज आते हैं। अब बात आती है हम इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि रिटेंशन है या नहीं है, वो देखते हैं। जब हम ऑल 4 पे बच्चे को लेके आएंगे, बच्चा नेक ऊपर करेगा तो हैंड स्ट्रेट हो जाएंगे और पीछे की तरफ वो झुक जाएगा, दिस इज वन थिंग। और जब बच्चा नेक डाउन करेगा तो एल्बो में फ्लिंचिंग होगी, दिस इज द टेस्ट। तो इस तरह से हम प्रिमिटिव रिफ्लेक्स को असेस कर सकते हैं कि वो रिटेन्ड है या नहीं है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं कि मैम क्या ये सिर्फ छोटे बच्चों के साथ एक्टिविटीज कर सकते हैं, माई किड इज 8 years old, 9 years old। देखिए ये जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं इनकी इंटीग्रेशन की एक्टिविटीज हम अडल्ट्स के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन अडल्ट की वो 28 years के हो गए हैं एंड उनको कुछ एक इश्यूज हैं, उन्होंने प्रिमिटिव रिफ्लेक्स असेस किया और उनको अगर एसटीएनआर रिटेन्ड है तो वो भी कर सकते हैं। देयर इज नो एज बैरियर, एज बैरियर नहीं है। ये एक्टिविटीज, ये एक्सरसाइजेस किसी भी एज में हेल्पफुल रहती हैं, एनीबडी कैन डू इट, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग जो मोस्टली क्वेश्चन आ रहा है, देखिए सबसे मुश्किल असेसमेंट रहती है मोरो रिफ्लेक्स की। मोरो रिफ्लेक्स बिकॉज उसकी कोई प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, इट्स जस्ट कि बच्चे को वो डर, वो स्कैरी, वो फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, उस पर हमें जज करना है, तो इट्स बिट ट्रिकी। मोरो रिफ्लेक्स को हमें जज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। बट हम अगर सिम्टम्स की बात करें, अगर
3 से 4 सिम्टम्स हमारे पास बच्चे के हैं कि बच्चा ऐसा ऐसा सिम्टम्स हैं, तो मोरो रिफ्लेक्स रिटेंशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नो हार्म इन डूइंग एक्सरसाइजेज, आप एक्सरसाइजेज फॉलो कीजिए, आपको उन सिम्टम्स में हेल्प मिलेगी। दिस इज नंबर सेकेंड थिंग। द नंबर थर्ड थिंग जो मोस्टली पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम ये एक्टिविटीज कितने टाइम तक करानी है। देखिए मिनिमम 3-4 मंथ्स कराना है, दिन में 2 बार कराना है और रेगुलर बेसिस पे कराना है, तभी हम वो पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करके ब्रेन को एक नया पैटर्न देंगे और ब्रेन वॉल्यूमेंट्री, ब्रेन और बॉडी का कंट्रोल, मतलब कंट्रोल पे वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट के साथ काम करेगा। ठीक है, दिस इज नंबर थर्ड क्वेश्चन। नंबर फोर्थ थिंग, क्वेश्चन नहीं है बट आई वांट टू टेल यू, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक रिफ्लेक्स रिटेन है। अगर कभी भी कोई भी रिफ्लेक्स है तो 2 या 3 रिफ्लेक्सेस बच्चे में मिलेंगे ही मिलेंगे, सिर्फ एक रिफ्लेक्स अकेला रिटेंशन में नहीं होता। देयर आर मोर देन 1 रिफ्लेक्स एट ए टाइम रिटेंशन में, कि रिटेन्ड है तो 2 तो होंगे ही होंगे कम से कम। तो प्लीज गो थ्रू दिस होल प्रिमिटिव रिफ्लेक्स सीरीज, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बना रही हूँ हर रिफ्लेक्स पे, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग आए कि क्या है वो रिफ्लेक्स, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे असेस करना है और कैसे इंटीग्रेट करना है। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। मेरा कोशिश है कि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ये चीजें समझा पाऊँ। और मैं वाकई में बहुत सॉरी फील कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे हैं आई एम नॉट यूजिंग प्रॉपर टर्मिनोलॉजी। देखिए आई एम अ मदर, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं अगर प्रॉपर वो जो थेरेपेटिक टर्म्स हैं वो लेकर आऊंगी या उस पर बात करूंगी, तो वो अंडरस्टैंडिंग एक जनरल पब्लिक को, जो जनरल मदर्स हैं, जो हम सब मदर्स हैं, उनको समझ में ही नहीं आने वाला। वो सोचेंगे यार ये वर्ड नया सा ये क्या आ गया मतलब पहले तो उस वर्ड को सुन के ही और समझने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल लेमैन लैंग्वेज, कि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो आपको समझ में भी आए। तो अगर मेरी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो आई एम रियली सॉरी, बट द थिंग इज कि मैं ये जो चीजें शेयर कर रही हूँ दीज आर टेस्टेड, ट्राइड एंड वेरीफाइड। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि वेरीफाइड चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि कल को कॉन्ट्राडिक्शन ना हो और कंफ्यूजन ना हो। बिकॉज देखिए अगर मैं सही मैसेज और सही इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे पाऊंगी तो कोई बेनिफिट नहीं है, और बाद में इश्यूज आए कि आपने मुझे गलत गाइड किया, तो मैं वो भी नहीं चाहती। तो टर्मिनोलॉजी हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, बट द थिंग इज दे आर वेरीफाइड एक्सरसाइजेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज का कभी कोई हार्म नहीं होता, दे आर ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। ठीक है जी, तो आई होप यहाँ तक मेरी बातें आपको क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं कि मैं थोड़ा सा बातों से घूम जाती हूँ कई बार, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। तो अब हम STNR की एक्सरसाइजेस की, हम लोग STNR असेस कर लिया, उसके प्रॉब्लम्स को देख लिया, उसके सिम्टम्स को देख लिया, अब हम उसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, दिस इज अ योगा एक्सरसाइज, कैट एंड काउ पोज। नेक अप तो बैक को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है, नेक डाउन तो ऊपर की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग कैट, नेक अप देन नेक डाउन, तो हैंड स्ट्रेट चाइल्ड पोज में आना है बच्चे को, फिर खड़ा होना है ऑल फोर पे और नेक अप। तो ये वाला एक्सरसाइजेस, ये दोनों एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, और इनकी 15 रेपिटेशन करानी है और दिन में 2 बार करानी है, कैट एंड काउ पोज एंड स्ट्रेचिंग कैट पोज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज जंपिंग जैक, सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्शन है, तो सिमेट्री के लिए कि दोनों पार्ट्स एक साथ काम करें इन सिमेट्री, जंपिंग जैक बहुत अच्छी ब्रेन जिम एक्टिविटी है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहती है STNR को इंटीग्रेट करने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज समरसॉल्ट, पलटी खाना, कि बच्चे को पलटी खिलाना है, ये भी हम मिनिमम 10 टाइम्स करेंगे, 10 टाइम्स जंपिंग जैक और 10 टाइम्स समरसॉल्ट। अब जंपिंग जैक और समरसॉल्ट हम बच्चों को सिखा कैसे सकते हैं, इन पे डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उससे अगली एक्सरसाइज है सोल्जर वॉक। सोल्जर वॉक हम ATNR में भी कर रहे हैं, बट STNR में हम लोग क्या करेंगे, हर्डल्स बीच बीच में अप डाउन कुछ हर्डल्स रख देंगे, मैंने यहाँ पर कुशंस रख दिए हैं, गद्दियां रख दी हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, और बच्चे को वो क्रॉस कर कर जाना है, तो इससे भी STNR इंटीग्रेट होता है।
नेक्स्ट एक्टिविटी है कि आपने एक बॉल दे दिया, बच्चे को वो हेड से मूव करना है और एक टारगेट की तरफ लेकर जाना है। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है एसटीएनआर को इंटीग्रेट करने के लिए। लाइन आपने ड्रॉ किया, बच्चे को इस मोशन में जंप कराना है, इससे दोनों साइड की सिमेट्री आएगी बॉडी की और एसटीएनआर को इंटीग्रेट करने में हेल्प होगी। तो ये 7 एक्सरसाइजेज हैं जो एसटीएनआर को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग करेंगे। देखिए मैंने इसमें 7 ही शेयर किए, बट देयर आर और भी एक्टिविटीज। एक्सरसाइजेस में बात करूं, कैट काउ और दिस स्ट्रेचिंग कैट एंड चाइल्ड पोज, ये रहती हैं एक्सरसाइजेस। दीज आर योगा पोजेज ऑल्सो, तो वो हम लोग करेंगे। और जो दूसरी एक्टिविटीज मैंने आपको बताई हैं, लाइक जंपिंग जैक, समरसोल्ट, सोल्जर वॉक एंड लाइन पे क्रिस क्रॉस जंप हो गया, और ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जो बॉडी की सिमेट्री पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें हमने 2 टाइप की एक्सरसाइजेज देखी। वन इज कि जो नेक मूवमेंट को कि नेक अप है तो हैंड स्ट्रेट हो जाएंगे, और नेक डाउन है तो हेड बेंड, जो एल्बो बेंड हो जाएंगे। तो उसके हम लोगों ने पैटर्न को ब्रेक किया। द सेकेंड टाइप ऑफ एक्टिविटीज जिसमें हमने बॉडी की सिमेट्री की, दोनों साइड की बॉडी, जो लेफ्ट एंड राइट बॉडी है, उनकी सिमेट्रिकल मूवमेंट पे हम लोगों ने काम किया ताकि एसटीएनआर को इंटीग्रेट होने में हेल्प मिले। तो ये मैंने यहाँ पर आपको 7 ही शो की हैं कि आप रूटीन में, क्योंकि मैं अगर आपको 15 एक्सरसाइजेज एट ए स्ट्रेच शो कर दूंगी तो आप लोग घबरा जाएंगे, या 15 एक्सरसाइजेज में एक ही टाइम में कैसे कराऊं। 15 एक्सरसाइजेज एक बार में नहीं करानी। इट्स लाइक चाइल्ड पोज, कैट एंड काउ पोज, स्ट्रेचिंग कैट, ये 3 एक्सरसाइजेज हैं। इनमें से 2 या 3 आप एक्टिविटीज ले लीजिए, जंपिंग जैक, समरसॉल्ट, या फिर वो लाइन पे स्ट्रेच, 2-3 आपने वो करा लिया। तो टोटल 5-6 एक्टिविटीज आपने दिन में 2 बार कराना है। मैं अपनी और वीडियोस में विद टाइम टू टाइम आपके साथ और एक्टिविटीज शेयर कर दूंगी, ताकि अब आपने ये करा लिया है, बच्चा इसमें परफेक्ट हो गया है, देन मूव ऑन टू सेकंड, मतलब और भी शेयर करूंगी इन फ्यूचर इन सभी रिफ्लेक्सेस पे। तो ये बेसिक एक्टिविटीज मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैंने आपको बोला कि जो जंपिंग जैक है, क्योंकि देखिए हमारे बच्चे, अब दिखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, कृष्ण बहुत कर रहा है, यार मेरा बच्चा कैसे करेगा। तो मेरे लिए भी यही बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता था इनिशियली, यार मैं जंपिंग जैक सोच भी नहीं सकती कि कृष्णव इतना होल बॉडी कोऑर्डिनेशन, लेग एंड हैंड मूवमेंट एक साथ करेगा, कैसे करेगा। एंड बिलीव मी, मैंने इस पे कम से कम भी 8-9 महीने कृष्णव के साथ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के साथ काम किया है उसको जंपिंग जैक सिखाने के लिए, तब ये इस वीडियो में कर पा रहा है। और वो डिटेल्ड वीडियो आप जाकर देखना, तो आपको भी अपने बच्चों को, क्योंकि देखिए मैंने बहुत चीजें टेस्ट एंड ट्राई करने के बाद वो चीज अचीव की है। इट्स नॉट इजी, आज दिखने में इजी लग रहा है, आपके लिए भी इजी होगा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो वो वीडियोस आप जाकर देखिएगा, मैं डिटेल में जो वीडियोस हैं उनका लिंक, जंपिंग जैक और समरसॉल्ट कैसे मैंने सिखाया कृष्ण को, इट्स डिफिकल्ट टास्क। अगर मैं बात करूं, बहुत डिफिकल्ट रहता है एक 4 से 5 साल बच्चे के लिए करवा पाना, जब उसमें डेवलपमेंट डिलेज हो, ठीक है। तो वो वीडियोस आप जाकर देखिएगा, वहां से आपको हेल्प आउट मिलेगी और टेक्निक समझ में आएगी कि किस तरह से मैंने उसको सिखाया, उससे पहले मैंने क्या क्या किया। तो दिस इज होल थिंग अबाउट एसटीएनआर। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अच्छे से आपको क्लियर कर पाऊं कि ये सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, रिटेंशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। आई होप आई एम क्लियरिंग यू एवरीथिंग और आपको समझ में आ रहा है। सो इफ यू फाइंड इट यूजफुल एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज एंड माई आइडियाज, एंड जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। कमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी हेल्प आउट हो पाए। थैंक यू सो मच।